आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से किसी भी सेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन अवश्य ही आता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न्यूमेरिकल बेस भी है और थ्योरी बेस भी है। अप्लाइड साइंस का यह भाग है। 2 रेल पटरियों के जोड़ पर गैप क्यों छोड़ा जाता है? बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में क्यों चिपक जाते हैं? गर्मी के दिन में लोलक वाली घड़ियां सुस्त क्यों पड़ जाती है? इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर से आने वाला जो प्रश्न होता है वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होती है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में करते हैं। इसे हिंदी में ऊष्मा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? ऊष्मा कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि ऊष्मा क्या है? व्हाट इज द हीट? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु में देने से वस्तु के ताप को बढ़ा देता है और वस्तु से ऊष्मा निकाल लेने पर उसका ताप घटा देता है। ऊष्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले रमफोर्ड भले ही किए थे, लेकिन ऊष्मा की पूर्ण व्याख्या का श्रेय जूल महोदय का है। ऊष्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रमफोर्ड। ऊष्मा का व्याख्या किसने किया? जूल। आज वर्तमान परिवेश में हम लोग हीट जो पढ़ रहे हैं और हीट के बारे में जो लोग जानते हैं, हीट का जो विश्लेषण हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आज जूल का है। डेवी महोदय ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस रहे थे। बर्फ का टुकड़ा पिघल गया। अब उनके मन में यह बात आई कि बर्फ में मैंने हीट नहीं दिया, फिर भी बर्फ क्यों पिघला? कहां से उसको ऊष्मा मिला? इस घटना से उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि किसी कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। जो उन्होंने बर्फ को ऐसे रगड़ रहे थे तो एक काम कर रहे थे, वही काम ऊष्मा में बदल गया और ऊष्मा पाकर बर्फ जो है से पिघल गया। तो यह सिद्धांत दिया गया डेवी के द्वारा। वो सिद्धांत क्या था कि किसी काम को ऊष्मा में बदला जा सकता है। किसी काम को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यह कहने वाले कौन वैज्ञानिक थे? डेवी थे। कौन थे? डेवी थे। डेवी ने क्या कहे कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। डेवी ने क्या कहे कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। तो जूल ने क्या कहा कि ऊष्मा को भी कार्य में बदला जा सकता है। अब देखिए, डेवी ने क्या कहा? कार्य को ऊष्मा में, तो जूल ने क्या कहे? ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। इन्होंने एक थ्योरी भी दिया कि जब किसी कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है तो ऊष्मा को भी कार्य में बदला जा सकता है। रिपीट अगेन, जब किसी कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है तो
तो ऊष्मा को भी कार्य में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत को यांत्रिकी नियतांक सिद्धांत कहा जाता है। अब इसका प्रतिपादन कौन किया? युल ने किया था। इस सिद्धांत में कहा गया कि यदि किसी वस्तु पर ऊष्मा देते हैं तो उसके द्वारा काम होता है। यदि किसी वस्तु पर काम करते हैं तो उससे हीट पैदा होती है। इस स्थिति में इन्होंने बताया कि किया गया कार्य, दिया गया ऊष्मा का अनुपात जो होगा एक नियतांक होगा, जो इस बार टेक्नीशियन एग्जाम में प्रश्न आया है। इससे किया गया कार्य, दिया गया ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिकी नियतांक। क्या कहते हैं? यांत्रिकी नियतांक कहते हैं। और इसका मान जो है, अगर इसका वैल्यू की बात करें तो 4.186 जूल पर कैलोरी होती है। मतलब 1 कैलोरी हीट दीजिएगा तो 4.186 जूल काम होगा। और सुविधा के लिए, आसानी से याद हो इसके लिए यह मान हम लोग लेंगे 4.2 जूल पर कैलोरी। 4.2 जूल पर कैलोरी लेंगे। तो टेक्नीशियन में जो एग्जाम में प्रश्न आया था इस वर्ष, वो प्रश्न यह था कि जूल नियतांक का मान क्या होता है। जूल नियतांक का मान क्या होता है? तो 4.2 जूल पर कैलोरी। 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। अब हम लोग ऊष्मा की राशि, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, इन यूनिटों के बारे में जानेंगे। देखिए, ऊष्मा, ऊष्मा की अगर राशि की बात करें तो यह जो होता है अदिश राशि होता है, नॉन डायरेक्शनल है, अदिश राशि है। अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा? जूल होगा। एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो ओ देखिए, ए होगा कैलोरी या अर्ग होगा। कैलोरी या अर्ग होगा। ऐसे कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा का, कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा का एसआई मात्रक है। याद रखिएगा, कैलोरी कैसा है? खाद्य ऊर्जा का एसआई मात्रक है। रियल में जो है आपका अर्ग ही प्रचलित है, अर्ग ही प्रचलित है। तो याद रखिएगा, ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल होगा और सीजीएस यूनिट में नाम किसका डालना है? अर्ग डालिएगा। अर्ग ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप किसका प्रयोग करिएगा? कैलोरी का प्रयोग करिएगा। एफपीएस यूनिट की अगर बात करें तो वो होता है बीटीएचयू। बीटीएचयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसी में एक और होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में ही एक और होता है, वो है थर्म। एफपीएस में बीटीएचयू, अब बीटीएचयू और एक और होता है थर्म। और याद रखिएगा, थर्म जो होता है वह सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक बार फिर से, हीट, ऊष्मा, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग और एफपीएस यूनिट होगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीएचयू। याद रहे, इस पूरे यूनिट में सबसे बड़ा ऊष्मा का मात्रक थर्म है। इस पूरे यूनिट में ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? थर्म है।
इसको नहीं भूलिएगा। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में प्रश्न यहां से आ गया है, वीवीआईएम है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक थर्म होगा, ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक थर्म होगा, और यह कौन पत्ती में है, एपीएस पत्ती में है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्घ होगा। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक अर्घ होगा, और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और खाद्य ऊर्जा, खाने पीने वाला एनर्जी, फूड एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। यूनिट ऑफ हीट, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ हीट में 3 भाग बनाते हैं हम लोग इस प्रकार से, है ना। एक बनाइए एसआई सिस्टम का, एक बनाइए सीजीएस का, और एक बनाइए एफपीएस का। 3 सिस्टम हुआ। एसआई मात्रक जूल होगा, और सीजीएस मात्रक क्या होगा, कैलोरी या अर्घ होगा, और एपीएस मात्रक में बीटीएच यू होगा, या क्या होगा, थर्म होगा। अब इन यूनिटों में रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या है इनका। देखिए, एक कैलोरी बराबर मान होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब अगर हम लोग बीटीएच यूज की बात करें तो एक बीटीएच यू बराबर होता है 252 कैलोरी, 252 कैलोरी। अब अगर एक थर्म की हम लोग बात करें तो एक थर्म बराबर होता है 10 का पावर 5 बीटीएच यू होता है। देखिए, यह रिलेशन जो है आप याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है, देखिए ये वाला है। अक्सर आता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होगा, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होगा, एक बीटीएच यू बराबर 252 कैलोरी होगा, एक थर्म बराबर 10 का पावर 5 बीटीएच यू होगा। देखिए, अब हम लोग एसआई यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस यूनिट में, ठीक है। एसआई में जूल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस में होगा अर्घ होगा, और अर्घ बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए, एसआई यूनिट जूल, जूल को क्या कहेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस मात्रक अर्घ, और अर्घ को क्या कहिएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कन्वर्ट करें, ये तो हमारा परिचय हो गया इसका। अब कन्वर्ट करते हैं, जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को करना है किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो ये हो गया, ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर हो गया, तो 10 का पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 10 का पावर 7 अर्घ हो गया। देखिए, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, अर्घ कहते हैं। तो इसको हम लोग जो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हटा करके और यहां पर अर्घ ला दिए। यहां एक निष्कर्ष मिला कि 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ, ठीक है। अब इसको या एक तरह से लिख सकते हैं कि 1 अर्घ बराबर 10 का पावर -7 जूल हो गया। देखिए, इसको आप एकदम याद रखिएगा, एकदम वीवीआई में। देखिए, यह मान तो बता जरूर दिए, यह मान बता दिए, लेकिन एग्जाम में प्रश्न सोल्व नहीं होगा। इस मान पर अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं।
जैसे हम बता दिए कि 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ग। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया 1 अर्ग बराबर कितना होगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि 7 प्लस 10 का पावर 7 होगा या 10 का पावर -7 होगा। इसके लिए अक्सर मैं क्लास में टेक्निक दिया हूं कि बड़ा में छोटा और छोटा में बड़ा यूज करना है। देखिए सीजीएस छोटा है, जूल बड़ा है, एसआई बड़ा है, तो सीजीएस छोटा है तो छोटा के जगह पर यहां पर ये छोटा है, सीजीएस छोटा है तो छोटा पर बड़ा यूज कर दिए, 10 का पावर 7 बड़ा है। और देखिए जूल, जूल बड़ा है क्योंकि एसआई है, तो यहां पर छोटा मान चाहिए, 10 का पावर 7 उठा देंगे। कंफ्यूजन किस में है, 10 का पावर 7 और 10 का पावर -7, तो 10 का पावर 7 बड़ा है, 10 का पावर -7 छोटा है, तो वही करना है, छोटा में बड़ा वाला और बड़ा में छोटा वाला उठा देना है। क्लियर हो गया। ऊष्मा के परिचय से संबंधित कुछ और भी प्रश्न आते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न आया था कि ऊष्मा को किस यंत्र से नापते हैं। ऐसे यूनिट तो आपको याद होगा, अभी चर्चा किए हम लोग कि एसआई यूनिट जूल होगा, सीजीएस यूनिट अर्ग या कैलोरी होगा, एफपीएस यूनिट बीटीएच या थर्म होगा। तो ये तो यूनिट है, लेकिन कौन सा यंत्र है, कौन सा ऐसा मशीन है जिससे हम लोग हीट को नापते हैं। हीट को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है और वो किसका बना होता है। 2 क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आती रहती है। 2 प्रश्न हिट करता है, डायरेक्ट हिट करता है। पहला, ऊष्मा को किस यंत्र से मापा जाता है, और दूसरा, वो जो यंत्र है किस पदार्थ का बना होता है। तो आइए देखते हैं। ऊष्मा मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोरी मीटर। किसका यूज करते हैं, कैलोरी मीटर। अब बना किसका होगा, तांबा का बना होगा। 2 बातें रखिएगा। ऊष्मा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, कैलोरी मीटर, और वो किसका बना होगा, तांबा का। उसका सतह एकदम चिकना होता है ताकि उस पर एक्सटर्नल हीट या हीट का लॉस न हो सके, ऊष्मा संरक्षण सिद्धांत पर काम कर सके। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है टॉपिक के नाम पर, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है। देखिए, जैसे मानो कि इस छोर पर हम लोग हीट दे रहे हैं, इस छोर पर हीट दे रहे हैं, तो यहां तक हीट आता है, यह आ जाएगा। तो यहां हीट दे रहे हैं लेकिन यहां भी गर्म हो गया, तो यहां से यहां ऊष्मा जो पहुंचा, इसी को बोलते हैं हीट ट्रांसमिशन, ऊष्मा का स्थानांतरण। मतलब ऊष्मा को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का बहना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वह निर्भर करेगा चालकता पर, चालकता पर। जैसे लकड़ी और लोहा, 2 उदाहरण ले रहे हैं, लकड़ी और लोहा। लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है और लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है। आप इसी से समझ गए होंगे कि लकड़ी कुचालक है, इसमें ऊष्मा का संचरण कम होगा। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, इसमें संचरण ज्यादा होगा। मतलब चालकता अगर अच्छा है, चालकता
अगर अच्छा है तो ऊष्मा का स्थानांतरण भी अच्छा होगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण का पहला शर्त होगा चालकता। चालकता ज्यादा होगी, चालकता अधिक होगी, चालकता बढ़िया होगी तो ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक होगा। चालकता बढ़िया नहीं होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण बढ़िया नहीं होगा। अब एक उदाहरण यहां देखते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऊनी वस्त्र जाड़े में क्यों आरामदायक होता है? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। जब ऊन ऊष्मा का कुचालक है तो हमारे बॉडी के हीट को बाहर स्थानांतरित नहीं होने देगा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर एनी टाइम 37 बना रहेगा। यही अगर स्वेटर खोल दे, लोहा का जैकेट पहने तो लोहा सुचालक है, हमारे शरीर का हीट बाहर कर देगा। वो बाहर क्यों होगा? क्योंकि बाहर में लो टेम्परेचर है, बॉडी में हाई टेम्परेचर है, ऊष्मा का बहाव हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, मिट्टी का घर पक्के के घर के अपेक्षा अधिक आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मान लो कि घर है, ठीक है, ये हो गया आपका वातावरण। वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम तो 37 पर हैं, तो हम लोग मान लो 37 पर हैं। अगर यह दीवार मिट्टी का रहेगा, यह दीवार किसका रहेगा? मिट्टी का रहेगा, तो हीट इधर आने से ही रोक देगा, जिससे हम लोग गर्मी नहीं लगेगी। ठंडा की बात करते हैं तो मान लो कि इधर वातावरण का टेम्परेचर कितना है? 20 है, तो ये मिट्टी का दीवार है, तो इधर का अंदर से टेम्परेचर बाहर नहीं आएगा, अतः अंदर का तापमान बना रहेगा, ठंडा नहीं लगेगी। तो एक उदाहरण जो है इसी पर था। एक उदाहरण और देखिए, 3 रॉड है, लोहे का, कॉपर का और ये है एल्यूमिनियम का। 3 रड है। तीनों रड को यहां से ऐसे हीट करते हैं, यहां से हीट दे रहे हैं लोग। तीनों रड पर इस प्रकार से पैराफिन मोम के सहारे एक कांटी ऐसे चिपका दी। रड है, ऐसे कांटी चिपका दिए हैं मोम से। मोम क्यों लगा? ताकि रड गर्म होगा, मोम पिघल जाए, कांटी गिर जाएगा। तो बताइए, जब यहां से हीट देंगे तो सबसे पहले कौन रड का कांटी गिरेगा? यह कांटी गिरेगा, इससे कांटी गिरेगी, यह कील गिरेगा, किससे से पहले गिरेगा? तो आंसर हम लोग को आएगा कॉपर। कॉपर का कांटी पहले गिरेगा, क्योंकि कॉपर जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है इन दोनों की अपेक्षा, तो इसमें हीट तेजी से प्रवाहित होगा। तो 3 उदाहरण मैंने दिया, इससे साफ और स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण में चालकता का बहुत ही योगदान है। दूसरा है आपका एरिया। किसी बॉडी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा उसकी बात हो रही है। इस क्षेत्रफल जो होगा वो हीट ऑफ ट्रांसमिशन का समानुपाती होगा, मतलब हीट ऑफ ट्रांसमिशन इज प्रोपोर्शनल क्या होगा? एरिया। एरिया बढ़ेगा, ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा। एरिया घटेगा, ट्रांसमिशन भी घटेगा। उदाहरण देखिए, गेहूं सुखाते समय हम लोग छत पर पसार देते हैं, फैला देते हैं, एरिया बढ़ गया, जल्दी सूखेगा। कपड़ा सुखाने वक्त फैलाकर पसारते हैं तो एक कपड़ा जल्दी सूखे।
शनिवार के डे में, शनिवार के दिन में खिचड़ी को देखिए, गर्म होती है, थाली में पसार देते हैं, एरिया बढ़ गया तो जल्दी ठंडा होता है। गर्मी के दिन में मानो ये जीव जंतुओं का सोना, आराम करना, बैठना, एरिया बढ़ा दिए, ये पूरा देखो, पूरा सरफेस काम होगा, एरिया बढ़ गया पूरा। क्यों? ताकि हीट हमारे बॉडी से निकल करके बाहर जाए। जाड़ा में इस प्रकार से रुक जाते हैं, एरिया कम गया, हीट का ट्रांसमिशन कम जाएगा, हमारे बॉडी से हीट बाहर नहीं जाएंगे, कम जाएंगे, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ ट्रांसमिशन का। एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि 5 केजी का एक गोला और 5 केजी का एक घन, घन समझते हैं ना, ऐसा ऐसा बोला, ऐसा वाला, इसका वजन भी 5 केजी है और इस गोले का वजन भी कितना है, 5 केजी है। इन दोनों में पहले कौन ठंडा होगा? तो याद रखिए, इसका एरिया जो होगा, अब इसका एरिया में इसका एरिया छोटा होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन की अपेक्षा छोटा होता है, अगर द्रव्यमान सेम रहेगा तब। तो इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया क्या है, कम है, और इसका एरिया क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले कौन ठंडा होगा? किसमें से हीट जल्दी निकलेगा? तो घनाकार वस्तु से। जिसका एरिया बढ़ गया उससे हीट का लेन देन भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है लंबाई पर। अगला क्या है, लंबाई पर। लंबाई का इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा संबंध होगा। यह जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब लंबाई जितना ही बढ़ेगा, लंबाई जितना ही बढ़ेगा उतना ही ट्रांसमिशन ऑफ हीट कम होगा, उल्टा होगा। लंबाई बढ़ने से ऊष्मा का स्थानांतरण कम होगा। चौथा है डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं तापांतर। क्या बोलते हैं, तापांतर। इसका भी संबंध जो होगा समानुपाती होगा। इसका भी संबंध कैसा होगा, समानुपाती होगा। टेम्परेचर डिफरेंस तापांतर से समानुपाती है। तापांतर बढ़ेगा तो हीट ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा, तापांतर बढ़ेगा तो हीट ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा। देखिए, ये हमारा बॉडी है और यह जो है आपका वातावरण है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और वातावरण का टेम्परेचर 20 है। हमारा ठंडा का मौसम है तो ऐसा है। देखिए, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है कितना का है, 17 डिग्री का डिफरेंस है। एक और उदाहरण देखिए, ये हमारा बॉडी है और टेम्परेचर कितना का है, 37 का है, और वातावरण का जो यहाँ ताप है, वातावरण का ताप यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है, थोड़ा गर्मी आ गया। कितना का डिफरेंस है, 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।